स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने राजाओं, सुल्तानों और उनके महलों के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या उस समय भारत के जंगलों और पहाड़ों में कोई समाज नहीं था? आज हम क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 7 में जानेंगे उन जनजातियों के बारे में जिन्होंने कभी बड़े साम्राज्यों की गुलामी स्वीकार नहीं की, चाहे वे अहोम समुदाय हो या फिर गोंड समुदाय। तो चलिए जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इस चैप्टर को हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, हमेशा की तरह। सबसे पहला पॉइंट में हम जानेंगे जनजातीय समाज कैसा था। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे खानाबदोश और चरवाहे। और तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे गोंड और अहोम समुदाय। चौथे पॉइंट में फाइनली हम जानेंगे बदलता समाज। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, जनजातीय समाज कैसा था। जिन समाजों ने ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं माना और न ही वर्गों में बटे, उन्हें जनजातियां कहा जाता है। यानी कि वे लोग जिन्होंने कभी भी ब्राह्मणों ने जो भी नियम बताए, जो भी धार्मिक कर्मकांड बताए, उनको नहीं माना, नास्तिक बने रहे। साथ ही वर्गों में भी वो नहीं बटे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गों में बटे हुए होते हैं, तो वे ऐसे नहीं बटे थे। तो उन्हीं को ही जनजातियां कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां लोग खेती करते, कुछ शिकारी संग्राहक या पशुपालक थे और कुछ खानाबदोश थे। खानाबदोश का मीनिंग हम आगे जानेंगे। फिलहाल प्रत्येक जनजाति अलग अलग अपना कारोबार करते थे। कुछ खेती करते, कुछ शिकारी संग्राहक शिकार करते, भोजन को संग्रहित करके रखते, पशुपालक, तो ये सारी चीजें करते थे। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब की एक जनजाति थी खोखर, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग महत्वपूर्ण हो गए। समय के साथ साथ अलग अलग जनजातियों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रभुत्व बढ़ता गया। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को अकबर ने मनसबदार बनाया था। जो गक्खर लोग थे, उनके जो मुखिया थे कमाल खान गक्खर, उसको अकबर ने मनसबदार बना। एक पूरे क्षेत्र एक मुखिया को देना, उस पर उसका शासन, तो इसीलिए ये जनजाति महत्वपूर्ण थी। 12वीं सदी तक बिहार और झारखंड के कई इलाकों में चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। चेर साम्राज्य या चेर जनजाति, चेर कबीला विकसित हो रहा था बिहार और झारखंड के कई इलाकों में। इस क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति थी। ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यानी कि बिहार और झारखंड में चेर सरदारशाहियों का उदय हुआ था, जिसमें मुंडा और संथाल जनजाति थी। और मुंडा और संथाल जनजाति उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो हो सकता है कि मैप में आ जाए। सेकंड पॉइंट है खानाबदोश और चरवाहे। तो खानाबदोश का क्या अर्थ होता है? ऐसे घुमक्कड़ लोग या समुदाय जिनका कोई स्थायी निवास घर नहीं होता और वे अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जिनका कोई स्टेबल एक घर नहीं होता, परमानेंट घर नहीं होता, वो अपने आजीविका यानी रोजगार की तलाश में पहले एक स्थान पर जाते हैं, फिर वहां से उनका मन भर जाता है या उन्हें लगता है कि आजीविका के साधन खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाते हैं, जिन्हें ही खानाबदोश कहा जाता है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, क्योंकि वे पशुपालन करते थे, इसीलिए उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन जैसी चीजों के लिए ऊन, घी आदि का विनिमय करते थे। यानी कि उस समय पर वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है जिसमें एक वस्तु के बदले में किसी दूसरे से कोई दूसरी वस्तु ली जाती है। तो जो खानाबदोश लोग थे, वे खेतीहर गृहस्थों से, जो एक ही जगह पर बस कर रहते थे किसान, उनसे अनाज, कपड़ा, बर्तन, इन चीज़ों को लेने के लिए अपने पशुओं से उत्पादित ऊन या फिर घी का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम
और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। तो कई सारे खानाबदोश जो थे वे अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि वे व्यापार करते थे अलग अलग लोगों के साथ, जगह जगह पर सामान को लेना देना, इस तरीके से वो सामान की ढुलाई भी करते थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश बंजारा लोग थे। उनके कारवां को टांडा कहते थे। तो बंजारा लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे व्यापारी खानाबदोश में। और उनके जो कारवां, कारवां का मतलब होता है ग्रुप, तो उन्हें टांडा कहते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम जानते हैं गोंड और अहोम समुदाय के बारे में। गोंड, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में गोंड लोग रहते थे। गोंड लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के आसपास, भारत के मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के आसपास इलाकों में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि मतलब घूमंतु कृषि। जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में वहाँ पर साफ सफाई करके जमीन को उपजाऊ बनाकर कृषि कर लेते थे, उसके बाद उसको परती छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो वह स्थानांतरित कृषि यानी कि स्थान बदल बदल कर खेती करना। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अभी हमने क्या पढ़ा कि वह वर्गों में, कुलों में नहीं बटे थे, बट समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जनजातियों में थोड़ा बदलाव हुआ। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अलग अलग कुल का अपना राजा, अपना शासक। और अकबरनामा जो कि अकबर के पूरे जीवन काल से अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांवों का उल्लेख है। तो गोंड राज्य, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, यानी कि राजा इन पर शासन करने लगे थे। बड़े राज्यों के उदय से गोंड समाज का बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जैसे कि मैंने बताया, पहले सब बराबर थे, जनजातीय समुदाय सब लोग बराबर थे, लेकिन धीरे धीरे ये सामाजिक वर्गों में विभाजित होते गए। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। जो गढ़कटंगा का राजा था अमनदास, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो जो अमनदास थे, उनके पुत्र ने सालबहान की पुत्री दुर्गावती, राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु हो जाने के कारण रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और राज्य का विस्तार किया। तो दलपत जो था, उसकी तो मृत्यु हो गई। अब सारा भार अपने बेटे को पालने का, उसको जीवन का अनुभव, जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने का दायित्व रानी दुर्गावती पर आ गया। तो उन्होंने अपने वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और राज्य का विस्तार किया। अब दलपत के स्थान पर वीर नारायण गढ़कटंगा का पूरा राजकाज संभालते थे। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं के गढ़कटंगा पर हमले की रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया और हारने के बाद समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा। पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। यानी 1565 में मुगलों की सेना आसिफ खान के नेतृत्व में गढ़कटंगा क्षेत्र पर उन्होंने हमला किया और अब रानी दुर्गावती और उसका पुत्र तो छोटा है, तो रानी दुर्गावती ने फिर भी उनसे युद्ध किया, लेकिन वो हारी, पर उन्होंने मर जाना बेहतर समझा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अतीत में किस तरीके से लोगों ने अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, राज्य की आन बान शान, अपने राज्य को पूरा बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लड़ते लड़ते वो मर गए, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। खैर, उसके बाद है अहोम समुदाय मुख्यतः असम क्षेत्र में रहने वाली जनजाति थी। अहोम लोग म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। म्यांमार एक अलग देश है।
उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी जहाँ पर भूस्वामी लोग अपना शासन करते थे, उसका दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 1523 में चुटियों और 1581 में कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये अहोम जनजाति ने चुटियों और कोचहाजों के जो राज्य थे उनको अपने राज्यों में मिला लिया, जीत लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। तो अहोम भी एक बहुत पावरफुल कह सकते हैं जनजाति थी। एक बड़ा राज्य बनाने के लिए 1530 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि गोला बारूद, क्योंकि अब अहोम समुदाय को एक बहुत बड़ा राज्य बनाना था। तो 1530 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने बहुत उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो अहोम लोग थे, अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा 1662 में, क्योंकि उनका साम्राज्य विकसित हो रहा था। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो अब कुछ लोगों ने उनके राज्य को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण तो करना ही था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों के हमले का बहादुरी से सामना करने के बावजूद वह हार गए, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, थंबनेल पर लिखा भी है कि वे जनजातियां वे योद्धा जिनसे मतलब मुगल भी नहीं जीत पाए। तो क्या हुआ कि भले ही वो हारे, मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने फिर अहोम राज्य पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद लेकिन हार तो गए, पर मुगलों का नियंत्रण उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यानी कि जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध हो उस पर काम लादा जाता है, उसको काम कराया जाता है, तो उसे बेगार कहते हैं। तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो पाइक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि राज्य के लिए जिन लोगों से काम लिया जाता है वे पाइक कहलाते थे अहोम राज्य के, उसमें ये इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वह बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। तो लगभग सभी वयस्क जो पुरुष थे युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा होता था क्षेत्र में, तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बांध का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था आदि सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें लोग अपने तरफ से स्वयं सेवा भी देते थे। तो अब हम एक मैप देखते हैं जिसमें हम जानेंगे कि गोंड समुदाय और अहोम समुदाय कहाँ पर थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के बीच में ये गोंडवाना प्रदेश, गोंड समुदाय, और यहाँ पर असम के क्षेत्र में अहोम। और भी कई सारी जनजातियाँ थी, जैसे कि अरघुन, समास, कोली, जाटवास, भील और चेर, मुंडा, संताल, उरोन, कोच, खासी। तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ थी वहाँ पर उस समय पे। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि बदलता समाज किस तरीके से बदल रहा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोग बढ़े, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। मतलब अर्थव्यवस्था अब थोड़ा सा विकसित हो रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो नए नए हुनर वाले लोग आ रहे हैं, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। जो जनजातियां थी या सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। अब पहले तो जनजातियां किसी भी सामाजिक वर्ग में विभाजित नहीं थी, नहीं बटी हुई थी, ना ही मानती थी ये सारी चीज़ें, सब बराबर थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता गया, शासक
केंद्रीकृत होने लगा तो फिर ये जनजातियां भी अलग अलग वर्गों में बंटने लगे। शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई कि ये भी एक जाति होगी, चाहे वो निचले दर्जे की ही क्यों ना हो। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ, जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य वंश, ये सब उभरने लगे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए, जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य वंश हैं। पहले कई सारे इनमें जनजातियां थी लेकिन बाद में वो राजपूत मान लिए गए। उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया कि कैसे कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, उसके लिए अपनी संपदा भी लगा दी। ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। इसमें पूरा पूरा योगदान ब्राह्मणों को जाता है, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। सभी नहीं बन पाए शासक, पर कुछ प्रमुख जनजाति जो बहादुर थे, अपने साम्राज्य के लिए कुछ ना कुछ करने की हौसला रखते थे, भी उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। तो एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा था वो छोटी जनजाति बन गई, लेकिन जो काफी प्रभुत्वशाली था अपने क्षेत्र में, तो वो शासक भी बने। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो एक तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियां थी, उन्होंने इस्लाम धर्म को तो अपना लिया, लेकिन वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो इस तरीके से समाज भी बदलता गया और इस तरीके से कई सारी जनजातियों ने मुगलों से लड़ाई की और वे भले ही हार गए, पर उन्होंने फिर भी मुगलों से इतनी टक्कर तो ली, कम से कम इतनी लड़ाई लड़ी अपने क्षेत्र को जीतने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। तो यही था हमारे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट अ क्विक रिवीजन। सबसे पहला है जनजातीय समाज, जो कि कैसा था पहले, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, सामाजिक नियमों, कर्मकांड को नहीं मानता था। खानाबदोश लोग वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर आजीविका की तलाश में घूमते रहते हैं। गोंड समुदाय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच का इलाका है, जहाँ पर गढ़कटंगा राज्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अहोम असम के क्षेत्र में है, जो भी अपने क्षेत्र में बहुत प्रभुत्वशाली है। और किस तरीके से हमारा समाज जो कि बदलता गया, समाज किस तरीके से बदला, धीरे धीरे जातियां भी बनने लगी, केंद्रीकृत होने लगा समाज, शासक बनने लगे। तो यही हमारे चैप्टर नंबर 7 में है। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।